एक एंटी रसियन क्रीमिया ततर ग्रुप है, उसने आज क्लेम किया है कि उसने रसिया के इलाका जो क्रीमिया है वहाँ पर उसने बम धमाका किया है। को रसिया द्वारा बैन होने के बाद ये ग्रुप अंडरग्राउंड ये कई धमाके करने की कोशिश करता है। तो आज इसने एक ऐसा धमाका किया क्रीमिया के इलाके में जिसमें एक पाइपलाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये अभी तक ये जानकारी वेरीफाई नहीं हो पाई है। कुछ वीडियोस सोशल मीडिया में पब्लिश हुई है जिसमें दिख रहा है कि संडे के जो रात का समय था वहाँ पर उस समय एक्सप्लोजन एकदम से होता है और एक्सप्लोजन के बाद जो धमाका हुआ है वो वीडियो में कैप्चर हुआ है। इस इलाके की जो हाईवे है उसको 8 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। और साथ में जो जहाँ पर बम धमाका हुआ है इसका फिदोसिया जगह पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न क्रीमिया का इलाका है, वहाँ पर ये धमाका हुआ है। अभी ये जो ग्रुप है, अतेश इसका नाम है, इसने डायरेक्टली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। रसिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने संडे को तक इसमें कोई कमेंट नहीं किया है। अगर ये हमला हुआ है तो ये हमला एक रसिया के लिए काफ़ी सिक्योरिटी इशू बन सकता है, क्योंकि जो क्रीमिया है उसके ऊपर यूक्रेन नज़र बनाए हुए है। उसको यूक्रेन को अगर मौका मिलता है उसे तो ज़रूर इसको भुनाता है और उसने क्रीमिया में कई अटैक किए हुए हैं। तो अभी तक रसिया ने जो भी अपना सिक्योरिटी को ध्यान में उसने यूक्रेन को रखा है केवल मात्र। लेकिन अगर रसिया का जो ये ग्रुप है क्रीमिया ततर ग्रुप, अगर वो भी अंडरग्राउंड हमले कर रहा है और रसिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको नुकसान पहुंचा रहा है तो रसिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जो क्रीमिया इलाका है ये 2014 में इसमें रसिया ने कब्जा किया था और उसके बाद से ही जो यूक्रेन है वो इसको पाने की कोशिश में लगा हुआ है। और इसके अलावा क्रीमिया की एक माइनॉरिटी ग्रुप होती है ततार, जो कि मुस्लिम है, ये माइनॉरिटी ग्रुप है। और इसके कुछ लोग हैं इस माइनॉरिटी से जो कि रसियन सोवर्जिनिटी को स्वीकार नहीं करते और वो यहाँ पर या तो सेल्फ रूल चाहते हैं या फिर वो यूक्रेन में मिलना चाहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सैबोटेज की घटनाएं होने के चांसेस बने रहते हैं। लेकिन ये खबर पिछले 3-4 महीने में पहली बार ऐसी खबर आ रही है जिसमें किसी क्रीमिया के ग्रुप ने इस तरह से रसिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला किया है। इस समय जो चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने आज कहा है कि निगोसिएशन ही एक रास्ता है लड़ाई को रोकने के लिए। और आज के दिन जो चाइना के स्पेशल इनवाइट थे ली हुई, उन्होंने रसिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर मिखाइल गलुजिन के साथ बातचीत की। और ये जो ली हुई है ये यूरोप की यात्रा में निकले हुए। अभी इन्होंने ब्राज़ील जाना है, फिर पोलैंड, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस। तो संडे की मॉर्निंग में चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने अपना स्टेटमेंट पब्लिश किया था जिसमें उसने कहा था कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ली हुई और रसिया के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है मिखाइल गलोजिन वो एग्री हुए कि निगोसिएशन मात्र एक रास्ता है जिससे यूक्रेन की लड़ाई को ख़त्म किया जा सकता है। उन्होंने चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने आगे लिखा है कि चाइना तैयार है अपना रोल को निभाने के लिए ताकि जो पीस टॉक है वो आगे बढ़ सके। और ये जो ली की ट्रिप है ये इससे पहले भी उन्होंने की थी और मई के महीने में 2023 में उन्होंने शुरुआत की थी। और ये जो उनकी सेकेंड विजिट है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो यूक्रेन है वो चाइना की हेल्प चाहता है पीस टॉक के लिए। और अभी स्विट्ज़रलैंड में जो पीस टॉक होगी उसमें चाइना को न्योता मिला है। चाइना ने क्लेम किया है कि वो इस लड़ाई में न्यूट्रल है। और लेकिन उसका जो अभी तक रसिया के साथ संबंध है चाइना के वो बहुत ज़्यादा क्लोज है। रसिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ये वार्ता हुई थी इस वार्ता में बहुत ही डिटेल से बातचीत की गई थी। और ये स्टेट किया गया कि कोई भी डिस्कशन जो होगा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सेटलमेंट के ऊपर वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक रसिया को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और जब तक रसिया की जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है जब तक उसको अकाउंट में नहीं रखा जाएगा। तो जो पीस टॉक की बात है तो पीस टॉक जो स्विट्ज़रलैंड में होगी तो उसमें खबर ये है कि रसिया को उसमें नहीं बुलाया जाएगा। और हालांकि यूक्रेन के जो
मिनिस्टर थे उन्होंने बाद में क्लेरिफाई किया है कि रसिया आ सकता है, लेकिन उसके लिए रसिया को यूक्रेन के ऊपर जो उसने अभी तक हमला किया है, और हमले के बाद जो रसिया डिमांड कर रहा है कि ये जो हमले होने के बाद जो क्षेत्र अभी तक रसिया के पास है, जिसको रसिया ऑक्यूपाइड एरिया कहते हैं, तो वो क्षेत्र रसिया को खाली कराने पड़ेंगे, तभी जाके पीस टॉक में शामिल हो सकता है। तो रसिया इसके लिए अभी तक तैयार नहीं है। तो इसी वजह से अभी जितने पीस टॉक हो रहे यूक्रेन द्वारा जो हुए अभी तक, उसमें किसी में भी रसिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। चाइना ने भी अभी तक यूक्रेन के किसी भी पीस टॉक में भागीदारी नहीं की है। उम्मीद जताई जा रही है कि स्विट्जरलैंड में जो पीस टॉक होगा उसमें चाइना शामिल होगा, और चाइना अगर शामिल हो जाता है तो फिर चाइना, क्योंकि रसिया का काफ़ी खास दोस्त है, तो हो सकता है कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस रसिया के ऊपर डाले और रसिया को यूक्रेन का जो पीस प्लान है उसके बारे में वो रसिया को बताए और रसिया को राजी कराए। तो ये अभी पीस टॉक जो है अभी वो कहीं नहीं पहुंच रही है। दोनों देश इस समय अलग अलग डायरेक्शन में, रसिया अलग डायरेक्शन में बातें कर रहा है और यूक्रेन अलग में बातें कर रहा है। तो ये अभी पीस टॉक की जो कराने की कोशिश तो है, लेकिन अभी संभावना काफ़ी कम है। और अभी देखना ये पड़ेगा कि जो अमेरिका इलेक्शन आने वाले समय में नवंबर महीने में होंगे, उसमें क्या नतीजा आता है। डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति बन जाते तो ये जो लड़ाई को एक नया डायरेक्शन मिलेगी। तो हो सकता है कि जो रसिया के राष्ट्रपति पुतिन है वो फ़िलहाल अभी वेट करने की सिचुएशन में है वो भी, और अभी वो इंतज़ार करे कि कब अमेरिका का इलेक्शन हो और कब नतीजा आए, जिससे वो अमेरिका की सरकार के साथ बातचीत कर सके। और अगर डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं राष्ट्रपति तो जो पुतिन है उनके लिए काफ़ी खुशखबरी वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन की वो सराहना की उन्होंने पास्ट में, तो उससे पुतिन की लड़ाई में काफ़ी बेनिफिट वो ले सकते हैं। तो वो सब आने वाले समय में ही होगा। तो उससे पहले भी कोशिशें हो रही है, चाइना अपनी कोशिश उसने शुरू कर दी है, और इसके अलावा तुर्की भी कोशिश कर रहा है। व्लादिमीर कारा-मुर्ज़ा ये रसिया के मोस्ट हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल प्रिजनर में से एक है। ये एक ब्रिटिश सिटीजन है और इनको रसिया की जेल के अंदर बंद किया हुआ है। इनकी जो वाइफ है इवेजिनिया कारा-मुर्ज़ा, इन्होंने न्यूज़पेपर को बताया कि 2 साल लग गए यूके गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट बनाने के लिए, और ये कहती है कि जब अभी कुछ दिन पहले अलेक्सी नावल्नी, जो कि एक रसिया की जेल के अंदर बंद थे, ये बहुत फेमस पॉलिटिशियन थे ये, और इनकी जब मौत हुई थी तो उसके बाद ये खबर भी शुरू हो गई है कि दूसरे जो कैदी है इस समय रसिया की जेल के अंदर बंद, उनमें से एक व्लादिमीर कारा-मुर्ज़ा भी है, जो कि अलेक्सी नावल्नी जैसी ही कंडीशन में है जेल के अंदर। साइबेरियन जेल में रखा गया है इनको भी, ये भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। इनको भी 25 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो फिर इनके बारे में भी चिंता होने लग गई है कहीं व्लादिमीर कारा-मुर्ज़ा की भी जो हालत है वो अलेक्सी नावल्नी जैसी ना हो जाए। तो इसके लिए इनकी जो वाइफ थी उन्होंने आज ब्रिटेन की जो फॉरेन सेक्रेटरी है डेविड कैमरन, उनके साथ बातचीत की है, और उनके साथ बातचीत करके डेविड कैमरन से उन्होंने ये कहा है कि आप मेरे जो पति है जो जेल में बंद है, आप उसके बारे में आवाज़ उठाइए और उनको छुड़ाने के लिए कोशिश कीजिए। तो इस समय जो ये है व्लादिमीर, इनको ये है रसिया मूल के, लेकिन ये इनकी जो माँ है वो ब्रिटेन गई थी, और ब्रिटेन में जाके इनकी माँ ने एक ब्रिटेन व्यक्ति से शादी की थी। तो ये जो व्लादिमीर कारा-मुर्ज़ा है, ये इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था, तो इस हिसाब से ब्रिटेन के सिटीजन है। तो ये रसिया ब्रिटेन ड्यूल सिटीजन है। तो इनको जब ये गए थे रसिया में, तो रसिया में इनको गिरफ्तार कर दिया गया था किसी जुर्म के आधार में, हालांकि वो जुर्म अभी तक इनमें साबित नहीं हो पाए। तो उसके बाद ये कैद में बंद है। तो इनके ऊपर तरह तरह के क्राइम के आरोप लगे हुए, तो 25 साल कुल इनको सज़ा हो रखी है। तो इनको छुड़ाने की कोशिश यूके गवर्नमेंट करेगी आने वाले समय में, लेकिन यूके गवर्नमेंट को 2 साल लग गए इनके बारे में स्टेटमेंट निकालने के लिए। तो ये भी बताता है कि जो यूके गवर्नमेंट है, अगर वो पहले ही इनके ऊपर स्टेटमेंट निकालती तो शायद से बेहतर होता। अलेक्सी नावल्नी का जो फ्यूनरल हुआ था, तो फ्यूनरल के बाद जहाँ उन्हें दफनाया गया था, तो उस सेमेट्री के बाहर लोगों ने फ्लावर अलेक्सी नावल्नी की कब्र के सामने उन्होंने
चढ़ाना शुरू कर दिया है फ्लावर। तो ये जो फ्लावर है दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग उनकी कब्र के सामने पहुंच रहे हैं और उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। दोनियास्क ओब्लास्ट का 2 शहर है, माइरोहाड और पोर्कोवोस्क। ये यहाँ पर रसिया द्वारा सेलिंग की गई, जिसमें 5 लोग इंजर हो गए और मैसिव मिसाइल अटैक हुआ था इन क्षेत्रों में, जिसमें 2 महिला जिनकी उम्र 50 से 33 साल के बीच में है और एक पुरुष जिसकी उम्र 37 साल बताई जा रही है, तो इंजर हो गए। दोनियास्क ओब्लास्ट के जो रीजनल प्रोसिक्यूटर ऑफिस है, उन्होंने टेलीग्राम में ये पोस्ट किया है। गवर्नर के मुताबिक डैमेज में 17 अपार्टमेंट ब्लॉक शामिल है। इसके अलावा 16 घरों को डैमेज हुआ है, 2 दुकानों को डैमेज हुआ है, 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डैमेज हुआ है और 1 बैंक को डैमेज पहुंचा है। एक दूसरी रसिया मिसाइल स्ट्राइक हुई थी पोर्कोवोस में 6:30 बजे सुबह, और उसमें 2 महिलाएं जिनकी उम्र 24 से 52 साल बताई जा रही है, उनकी शार्पनर वाउंड लगने से वो घायल हो गई। तुर्की को ये उम्मीद है कि ये जल्दी सीज़ फायर टॉक शुरू हो जाएगी, और ये तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकन फिदन ने स्टेटमेंट में कहा है। ये उन्होंने जो बात की है तो उसमें वो कहते हैं कि जो सीज़ फायर की बात है, सीज़ फायर के लिए जो बातचीत है उसको शुरुआत होनी चाहिए उसकी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रसिया की ऑक्यूपेशन को मान लें, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इस इशू को सेपरेट कर सकते हैं और 2 सेपरेट इशू को साथ लेके चल सकते हैं। यानी कि सोवर्जिनिटी का जो इशू है उसको थोड़ा साइड में रख सकते हैं कुछ समय के लिए, और सीज़ फायर को हम पहले इसके ऊपर जोर देंगे तो हो सकता है कि सीज़ फायर टॉक सक्सेसफुल हो जाए। उन्होंने जो बात की है ये साउथर्न सिटी ऑफ अंतालिया में कही है। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम ADF जो 2021 में शुरू हुआ था, यहाँ पर मीटिंग में जो पॉलिसी मेकर, बिजनेसमैन, रिसर्चर, एकेडमिक, ये लोगों के ये डिप्लोमेसी फोरम होता है, तो ये लोग यहाँ पर अपनी बातें रखते हैं। तो यहाँ पर अभी रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में पहुँचे थे। तुर्की के जो प्रेसिडेंट रिसेप तय्यिप एर्दोगान, उन्होंने पिछले महीने ये ऑफ़र किया था कि वो यूक्रेन रसिया पीस नेगोशिएशन के लिए अपने देश को होस्ट के रूप में शामिल कराना चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो मीडिएशन कराए यहाँ पर रसिया और यूक्रेन के बीच में। तो तुर्की की जो पोजीशन है वो एक काफ़ी एडवांटेज मिलता है तुर्की को, क्योंकि तुर्की की जो जोग्राफी के हिसाब से वो ब्लैक सी के सामने एक वो पावर है, और उसका जो बॉर्डर लगती है वो यूक्रेन के काफ़ी करीब है और रसिया के भी करीब है। तो इसके अलावा जो तुर्की के जो संबंध है वो भी दोनों देशों के साथ काफ़ी बेहतरीन है। तो तुर्की एक काफ़ी मजबूत देश है मीडिएशन कराने के लिए, और इसी के लिए जो रिसेप तय्यिप एर्दोगान है उन्होंने पेशकश की थी कि वो तैयार है पीस नेगोशिएशन के लिए। इससे पहले भी तुर्की ने कोशिश की थी, हालांकि वो कोशिश उसकी सफल नहीं हो पाई और वो दूसरी कोशिश कर रहा है। यूक्रेन की जो बॉर्डर है पोलैंड के साथ, वो आज के दिन 6 चेक पॉइंट के सामने ब्लॉक रही, और ये ब्लॉक इसलिए रही क्योंकि जो पोलैंड के फार्मर है वो प्रोटेस्ट लगातार कई दिनों से कर रहे हैं, और उनका प्रोटेस्ट जो यूक्रेन के ग्रेन पोलैंड के अंदर आ रहे हैं उसके ऊपर ये उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। स्टेट बॉर्डर गार्ड स्पोक पर्सन एंद्रिया दिमचेंको, उन्होंने कहा है कि 2400 ट्रक बॉर्डर के सामने वो खड़े हो रखे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये ब्लॉकेट लिफ्ट हो और कब ये आगे बढ़े। तो ये जो प्रोटेस्ट है ये कुछ इश्यूज़ के ऊपर हो रहा है, जिसमें एक EU ग्रीन डील भी शामिल है। तो EU ग्रीन डील के मुताबिक कई किसानों को नुकसान होगा, ये बातें चल रही है। तो ये जो किसान है ये इस डील के खिलाफ प्रोटेस्ट पूरे यूरोप में कर रहे हैं, लेकिन जो पोलैंड में विरोध हो रहा है वो उसमें एंटी यूक्रेनियन कैरेक्टर भी देखने को मिल रहा है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूक्रेन का जो अनाज है वो पोलैंड में घुस रहा है, और वो पोलैंड के जो ग्रेन है, पोलैंड का अपना ग्रेन, उसको नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि जो पोलैंड का ग्रेन है वो अब यूक्रेन ग्रेन से उसको कंपटीशन करना पड़ रहा है। पोलैंड के जो फार्मर है वो चाहते हैं कि यूक्रेन का जो ग्रेन इंपोर्ट कई महीनों से हो रहा है वो अब बंद हो, और साथ में उन्होंने केवल ग्रेन मात्र से वो संतुष्ट नहीं है, वो कहते हैं कि जो यूक्रेन का फ्रूट है वो भी बंद होना चाहिए। जो पोलैंड के किसान है वो कई रणनीति अपना रहे हो, एक तो ब्लॉकेट
वो उन्होंने कई महीनों से लगा के रखा हुआ है। इसके अलावा वो उन्होंने जो अनाज यूक्रेन का पोलैंड के अंदर पहुंच जा रहा है, उस अनाज को ये वो सड़कों में गिरा रहे, कहीं पर रेलवे के सामने गिरा रहे और अपना विरोध जता रहे। डेमचेंको ये स्टेट बॉर्डर गार्ड स्पोक पर्सन है और इन्होंने कहा कि जो बसेस है और पैसेंजर कार है वो बॉर्डर से क्रॉस हो पा रही है। और साथ में इन्होंने ये कहा है कि जो ट्रक यूक्रेन के लिए सप्लाई लेके जा रहे हैं उनको भी बॉर्डर के सामने कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है और वो उनके ऊपर कोई ब्लॉकेट नहीं है, यानी कि जो यूक्रेन के लिए सप्लाई से वो नहीं रुक रही है और वो सीधे यूक्रेन के लिए पहुंच पा रही है। 2 बच्चे जिसमें से एक छोटा नवजात बच्चा शामिल था, ये उन 10 लोगों में शामिल हो चुके हैं जो कल की स्ट्राइक जो ओडेसा में हुए थे उसमें मारे गए थे। तो ये ओडेसा में जो स्ट्राइक हुआ था सैटरडे के दिन हुआ था और इसमें आज के दिन एक माँ और उसका बच्चे की जो डेड बॉडी है वो मलबे के अंदर मिली। और ये जो जानकारी है ओडेसा की गवर्नर ओलेग किपर ने दी है। तो रसिया का जो ड्रोन है वो एक 9 स्टोरी बिल्डिंग में वो क्रैश हो गया था, जिस कारण ये बिल्डिंग में जो उस समय लोग मौजूद थे उनमें से कई लोग मारे गए, लगभग 10 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। तो ये जो आज के दिन मलबे में डेड बॉडी मिली थी, तो जो बच्चा है उसकी उम्र 3 साल से कम बताई जा रही है। प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की उन्होंने सैटरडे के दिन कहा था कि जो 4 महीने का बच्चा और 2 साल का बच्चा ये इस हमले में मारे गए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये हमले को रोका जा सकता था अगर जो वेस्टर्न देश है हमको अगर वो एयर डिफेंस वेपन मुहैया कराते। तो ज़ेलेंस्की मांग कर रहे हैं कि वो अपने देश के लिए एयर डिफेंस वो लगातार उसकी मांग कर रहे हैं और वो अमेरिका और यूरोप के देशों से कह रहे हैं कि आप हमको जल्दी से जल्दी एयर डिफेंस मुहैया कराइए। रसिया हमारे ऊपर ड्रोन से स्ट्राइक कर रहा है, मिसाइल से स्ट्राइक कर रहा है, जिसको हम रोक पाने में असफल हो रहे हैं, क्योंकि रसिया जो ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है वो इकट्ठा वो 20-25 ड्रोन एक साथ वो छोड़ रहा है। और ये जो ड्रोन इंटरसेप्ट हो भी रहे तो वो इंटरसेप्ट करके वो जो ड्रोन क्रैश भी हो जा रहे कहीं, जैसे ये जो ड्रोन था ये क्रैश हो गया था बिल्डिंग में। तो ये किस प्रकार से ड्रोन को यूक्रेन इससे निपटे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है यूक्रेन के लिए। एस्टिमेट ये है कि 1160 रूस के जो सिपाही है वो सैटरडे के दिन मारे गए लड़ाई में। और ये यूक्रेन के जनरल स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेस ने ये आंकड़ा पब्लिश किया है। यूक्रेन ने एस्टिमेट किया है कि जो रूस है उसने अभी तक अपने 4,16,800 सिपाही खो दिए है। डेली अपडेट यूक्रेन हर रोज़ जारी करता है कि रसिया ने कितना उसके सिपाही मारे गए, कितने उसने टैंक खो दिए। तो यूक्रेन की मिलिट्री ने ये भी क्लेम किया है कि यूक्रेन ने रसिया के 16 टैंक को ध्वस्त कर दिया था कल के दिन और 28 आर्मर व्हीकल को ध्वस्त किया था, 14 ड्रोन को ध्वस्त किया था। ये जो डाटा है इसको अपडेट किया जा रहा है, रोज़ रोज़ ये अपडेट होता है। और ये आंकड़ा को हम इसको इंडिपेंडेंट नहीं बता सकते क्योंकि यूक्रेन द्वारा जारी किया गया है। और अभी तक यूक्रेन ने कितने सिपाही खोए उसके बारे में अलग अलग आंकड़ा आया है। जो ज़ेलेंस्की है उन्होंने 31,000 का आंकड़ा दिया। उन्होंने कहा हमने अभी तक लड़ाई में 31,000 सिपाही अभी तक हमारे मारे गए। अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन ने अभी तक 70,000 सिपाही खो दिए। तो आंकड़े अलग अलग है और इसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया जा सकता है कि यूक्रेन ने कितने सिपाही खोए और रसिया ने कितने सिपाही खोए। लेकिन एक ये प्रोपोगंडा का एक इश्यू बन जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूक्रेन पब्लिश करता है कि रसिया के सिपाही मर रहे हैं तो उससे यूक्रेन एक मोरल बूस्ट करना चाहता है अपने सिपाहियों का और अपने जनता का। तो इसीलिए वो रोज़ ये अपडेट करता है आंकड़ा, ताकि वो अपने देश के लोगों को भी बता सके कि जो लड़ाई है उसमें यूक्रेन सफलता हासिल कर रहा है। और साथ में जो यूक्रेन के पार्टनर है वेस्टर्न देश, उनको भी वो यूक्रेन बताना चाहता है कि यूक्रेन एक क्रेडिबल पार्टनर है जो कि लड़ाई को काफ़ी बेहतरीन तरीके से लड़ रहा है।